जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज के 5वें वीडियो में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से जो कि बीपीएससी पॉलिटी में पूछे गए हैं, बीपीएससी पीटी के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे कौन कौन टॉपिक्स है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आज संसद से जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उसको। उसके बाद लोकसभा संसद यानी कि जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। उसके बाद संसदीय संसदीय समितियां, उसके बाद संसदीय अधिनियम जो है उससे जितने भी प्रश्न आए हैं आज तक बीपीएससी पीटी एग्जाम्स में सबको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। आज सबसे पहला जो प्रश्न है संसद से, संसद में लोकसभा से है। तो लोकसभा से प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो न्यूनतम आयु सीमा है क्या है, तो 25 वर्ष। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। ठीक, अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि अगला सवाल कहता है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कि एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए। वही प्रश्न है, केवल शब्द घुमा दिया है। तो 25 वर्ष ऑप्शन सी सही उत्तर। 64 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। एक ही सवाल को अनेकों तरह से पूछे जाते हैं। तो देखिए ये भी प्रश्न पूछा वही है सेम। संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो संसद में लोकसभा है और लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं। तो लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है, 25 वर्ष। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 63rd में पूछा हुआ है। तो प्रश्न एक ही है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, लोकसभा में जो सीटों का आवंटन है वो सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो यह निर्धारण 2026 तक यथावत रहेगा। 2026 में परिसीमन आयोग का गठन होगा और परिसीमन होगा। उसके बाद लोकसभा के सीटों का जो है सो निर्धारण फिर से होगा 2026 में परिसीमन आयोग के गठन होने के बाद। और ये किया कब गया था, 1971 की जनगणना पर आधारित 2026 तक रोका कब गया था। तो ये रोका गया था 84 में संविधान संशोधन 2000 में। कहा गया था कि सीटों का जो लोकसभा के सीटों का जो आवंटन है वो 2026 तक स्थगित रहेगा। ठीक, ये 47th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष रोक दिया गया है। तो वही 2026 तक रोक दिया गया है 84वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा। ये 67th में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित है किस जनगणना पर। तो 1971 की जनगणना पर, अभी हमने बताया। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। 42nd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो ये राष्ट्रपति के पास ये शक्ति थी कि लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था लोकसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और वर्तमान में कितने हो गए तो लोकसभा की सीट की संख्या 543। पहले दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था तो 545 होता था। ये 44th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। ठीक, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा। उसके इच्छा अनुसार, बिल्कुल इच्छा अनुसार नहीं होता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी लोकसभा के कार्यकाल को समाप्ति से पहले भंग किया जा सकता है मंत्रिमंडल की सलाह पर। ठीक, 40th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि लोकसभा के कार्यकाल का पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। प्रश्न वही है, केवल घुमा दिया है। तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री चूंकि मंत्रिमंडल के मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जो है सो इसको किया जाता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ये 42nd बीपीएस में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो वही राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि
लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? देखिए लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा में सामान्यतः तीन जो है सो क्या होते हैं? सत्र होते हैं। कौन कौन से? तो पहला हो जाता है बजट सत्र फरवरी से मई के बीच, मानसून सत्र दूसरा होता है जुलाई से अगस्त के बीच, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच। ये देखिए 66 में पूछा हुआ और 67 में पूछा गया प्रश्न। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? देखिए लोकसभा के कम से कम, संसद के में दोनों सदनों के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाना ही चाहिए। तो वर्ष में 2 बार कम से कम बुलाया जाना चाहिए। ये 42nd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब इसका क्या लॉजिक है? क्योंकि संविधान में जो है लिखा हुआ है कि कम 2 सत्रों के बीच जो है 6 माह से अत्यधिक समय नहीं हो सकता है। कितने सत्र कम से कम बुलाए जाते हैं? तो 2 सत्र तो बुलाया ही जाता है। ठीक, वैसे वर्तमान में सामान्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं, मानसून, बजट, मानसून और शीतकालीन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? संसद के दो सत्रों के बीच अति अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। देखिए संसद के 2 सत्रों के बीच सबसे अधिकाधिक माने अधिकों में अधिक कितना अंतराल होना चाहिए? तो 6 महीना का। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 6 महीना से ज्यादा 2 सत्र के बीच अंतराल नहीं हो सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 39th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने वाला जो राज्य है लोकसभा में वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कितने प्रतिनिधि जाते हैं लोकसभा में? तो 80 जाते हैं। कितने जाते हैं? 80। और वर्तमान में बिहार की बात करें तो बिहार में जाते हैं 40। ठीक, और पश्चिम बंगाल में जाते हैं शायद अभी वर्तमान में 42 जाते हैं, और मध्य प्रदेश में शायद अभी 29 जाते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में हम कंफर्म नहीं है, शायद मध्य प्रदेश में 29 जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? तो 29 है शायद। ठीक है, हाँ 29 ही है। ये 42nd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? देखिए इसका मतलब कि लोकसभा में सबसे ज्यादा तो हो गया उत्तर प्रदेश पिछले प्रश्न में, और दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर कौन से? तो देखिए ये प्रश्न चूंकि 1994 पूछा गया है, 39th बीपीएससी 1994 में, तो उस समय दूसरे स्थान पर था बिहार और तीसरे स्थान पर था महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जिस प्रश्न का यह जो प्रश्न है, इसका प्रश्न के समय अनुसार यानी कि 1994 के अनुसार दूसरे स्थान पर बिहार था और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र था। तो दूसरे स्थान पर बिहार में कितना था? तो पहले 54 था। बिहार में कितना था? और 54। और महाराष्ट्र में कितना था? तो महाराष्ट्र में था पहले पहले और अभी भी वर्तमान में भी महाराष्ट्र में उतना ही है। महाराष्ट्र में है आपको 48। कितना है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में 48 है, और बिहार में कितना था? 54। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड जब अलग हुआ तो बिहार में बच गया 40 और महाराष्ट्र में 48 रह गया। तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में दूसरा स्थान पर जो है वो महाराष्ट्र है उत्तर प्रदेश के बाद, और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा सदस्य के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उस समय के अनुसार बिहार और मध्य प्रदेश, और वर्तमान के अनुसार पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र हो जाएगा 48, और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा 42। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लोकसभा का चुनाव कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। तो अगर किसी लोकसभा के प्रत्याशी को वैध मतों का 1/6 भाग अगर नहीं मिलता है तो वो प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन में कहीं पे 1/6 नहीं दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। 40th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपको लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? देखिए लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था वो हुआ था आपसे 1951 से 52 तक, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। ठीक, तो 1952 में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 को। ये 42nd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी? देखिए 9वीं लोकसभा जो है कब भंग की गई थी? तो 9वीं लोकसभा मार्च 1991 में भंग की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9वीं लोकसभा का गठन 2 दिसंबर 1989 को हुआ था, और इसका जो है सो
भंग जो हुआ था वो 13 मार्च 1991 को हुआ था। ये 42nd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है, भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन कब हुए थे? 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ था, वो हुआ था क्या कहते हैं उसको, अप्रैल 1999, अप्रैल जो है फरवरी 1998 में। ठीक है, निर्वाचन हुआ था फरवरी फरवरी 1998 में। ठीक, कब हुआ था? फरवरी 1998 में। 12वीं लोकसभा का जो है सो निर्वाचन हुआ था फरवरी 1998 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता जो होता है बहुमत दल का नेता होता है, और बहुमत दल का नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, यदि लोकसभा के सदस्य प्रधानमंत्री है, तो यदि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं है, राज्यसभा से आते हैं, तो लोकसभा के सदस्य में से ही किसी एक को लोकसभा का नेता बनाया जाता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? संसद के सभी सदस्यों द्वारा? बिल्कुल नहीं। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा? बिल्कुल नहीं। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा? बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष किससे चुनाव होता है? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। वर्तमान की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन से हैं? देखिए, यह प्रश्न 1999 में पूछा गया है। तब जो वर्तमान उपाध्यक्ष थे वो उस समय समकालीन उस समय के उपाध्यक्ष थे पीएम सईद। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान 2025 की बात करें तो वर्तमान में जो उपाध्यक्ष के पद है वो खाली पड़ा हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जाता है। देखिए, धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक हमेशा केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है सबसे पहले। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और राज्यसभा के पास धन विधेयक के मामले में कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि अगर धन विधेयक को अगर लोकसभा पास कर देता है तो राज्यसभा उसे 14 दिन के लिए विचार करता है। अगर वो सहमति दे देता है तो ठीक, और नहीं भी देता है तो राज्यसभा 14 दिन के बाद उसको नहीं रख सकता है। 14 दिन के बाद स्वतः ही पारित मान लिया जाता है धन विधेयक को। तो इसीलिए धन विधेयक के केस में लोकसभा को ही सभी शक्ति प्रदान किया गया है, राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं, क्योंकि लोकसभा ही जनता का सदन है, लोकसभा के ही बहुमत से सरकार चलती है। इसीलिए 63rd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? देखिए, संसद का जो खर्चा है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये लोकसभा के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा वित्त आयोग नियंत्रित, सब नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई सही होता है, उनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, जब सामान्य किसी विधेयक पर राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वो संयुक्त अधिवेशन, यानी कि क्या कहते हैं उसको, संयुक्त सत्र जो है बुलाते हैं। तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगर संयुक्त सत्र होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का, तो उसका उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। 65th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार खाली स्थान की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। देखिए, एक एमपी जो सांसद है उसकी सीट खाली हो जाती है अपने आप यदि वो बिना सूचना के ही 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, 2 माह। ये 60 से 62nd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, किसका प्रमुख है? तो ये केंद्र सरकार का प्रमुख है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 47th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न राज्यसभा से है। क्या से? राज्यसभा से। राज्यसभा में पहला प्रश्न है कि राज्यसभा में होते हैं कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, ये 53rd से 55th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, कौन कौन से प्रतिनिधित्व में शामिल है भैया? तो राज्यसभा में पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। ठीक, उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य। बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत तो ऐसा प्रतिनिधित्व शामिल होता है।
उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। बिल्कुल, राज्यसभा में डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, विधायक है राज्यों में, वो राज्यसभा के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ए और सी दोनों सही है इस प्रश्न का। ये 68th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, देखिए राज्यसभा जो है सो अस्थायी सदन होता है, इसीलिए इसका कार्यकाल की बात जो है सो यह समाप्त होने वाला ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समाप्त होने का विषय नहीं है राज्यसभा का कार्यकाल, क्योंकि यह अस्थायी सदन है। इसमें प्रत्येक 2 वर्ष पर एक तिहाई सदस्यों का सेवा निवृत्त होते हैं, और प्रत्येक 2 वर्ष पर एक तिहाई सदस्यों का जो है सो निर्वाचन होता है, और फिर नए सदस्य चुन के आते हैं, और वो सदस्य 6 वर्ष तक रहते हैं। ऐसे ऐसे प्रत्येक 2-2 वर्ष पर जो है सो एक तिहाई करके राज्यसभा के सदस्य निवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं, और नए सदस्य आते रहते हैं। इसलिए राज्यसभा का जो सदन है वह कभी खाली नहीं होता, इसलिए उसे हम अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं। 48 से 52 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। पहला है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। पूछा क्या है, कौन से सही नहीं है, मतलब कौन से गलत है। तो धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल सही बात है, तो ये गलत नहीं हुआ। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में, तो यही गलत है। धन विधेयक की शुरुआत कहाँ होती है, तो लोकसभा में होती है। पिछले किसी प्रश्न में हमने देखा भी कि धन विधेयक की शुरुआत हमेशा से कहाँ होती है, लोकसभा में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है, सही नहीं है। ठीक, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह कहाँ पर यूज हुआ है। तो सबसे पहले मंत्रिमंडल जो शब्द है वो संविधान में एक बार यूज हुआ है, वो अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और 352 में क्या है, तो अनुच्छेद 352 में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात की चर्चा है, और राष्ट्रीय आपात जो है मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे ही राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकती है राष्ट्रीय आपात का। तो मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम एक ही बार हुआ है संविधान में, वो आर्टिकल 352 में, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान। 41st बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है। देखिए, जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होती है उसके अनुपात के आधार पर राज्यसभा का सीट का बंटवारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। ठीक है, और राज्यसभा की सीटों का निर्धारण तो जानते ही, अनुसूची 4 में, चौथी अनुसूची में दिया गया है। 38 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष के लिए। प्रत्येक राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक 2-2 वर्ष पर एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और नए सदस्य का निर्वाचन होता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि। देखिए, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, बिल्कुल नहीं, 6 वर्ष का होता है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया सकता। देखिए, यह प्रश्न 47 में भी पूछा गया है, 41 में पूछा गया, तो बहुत सारे बार इसको पूछा गया है। ठीक, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि 9वां प्रश्न है, राज्यसभा के लिए 9वां प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार जो है सो किसी को भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये अस्थायी सदन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। 40th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है। देखिए, शब्दावली में संसद का पहला जो घंटा होता है 11 से 12, इसे हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं, और 12 से 1 जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्यकाल। तो वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है।
निलंबित प्रस्ताव, ऐसी बात नहीं है, स्थगन काल नहीं होता है, प्रश्नोत्तर काल को प्रश्न काल कहते हैं। तो 12 से 1 में क्या होता है, इस ऑप्शन में सारे ऑप्शन मेरे ख्याल से गड़बड़े हैं। ठीक, तो शून्यकाल में जो भी सांसद होते हैं, संसद सदस्य होते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र के या फिर किसी भी विशिष्ट मामले पर स्पष्टता से शून्यकाल में अपना मामला जो है सो उठाते हैं और सरकार से उसका मतलब कि जवाब जवाब पूछने का जो है सो आग्रह करता है। ये 45th बीपीएससी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। पहला, राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, बिल्कुल नहीं। दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, बिल्कुल नहीं। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के, देखिए ये बात बहुत ही स्पष्टता से लिखा गया संविधान में कि संविधान संशोधन के दौरान संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा भारी पड़ जाता है और लोकसभा में उसी लोकसभा में लोकसभा में सरकार के पक्ष में ज्यादा लोग होते हैं, तभी तो सरकार बना हुआ है। तो संयुक्त अधिवेशन के दौरान भी यदि संविधान संशोधन के दौरान भी यदि संयुक्त अधिवेशन होने लगे तो फिर तो सरकार की मनमानी हो जाएगी। इसलिए संयुक्त संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं दिया गया है, बल्कि चौथा ऑप्शन सही है कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। अगर दोनों सदनों में अगर मतभेद हो तो जो है सो संयुक्त अधिवेशन लाया जा सकता है। किसी सामान्य विधेयक पर, संविधान संशोधन के विधेयक पर बिल्कुल नहीं लाया जा सकता संविधान संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन लाने की चर्चा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, केवल 4। 40th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए नामांकित करते हैं। देखिए, राज्यसभा के लिए लोकसभा के लिए राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनयन करते थे और राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन अभी भी वर्तमान में राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चूंकि यह प्रश्न 2005 में बीपीएससी सीडीपी में पूछा गया है, तो तब राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था, परंतु वर्तमान में संविधान 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में मतलब 2020 से प्रभावी हुआ था। तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करते थे उसे खत्म कर दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 अभी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 41st बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है। देखिए, जब संसद का सत्र नहीं चलता रहता है, जब संसद का सत्रावसान होता है, मतलब सत्र की समाप्ति हुई रहती है, तब राष्ट्रपति जो है सो अध्यादेश निकालकर किसी भी कानून को 6 महीने तक के लिए लागू कर सकती है। ठीक, तो कौन अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और राष्ट्रपति को यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 से प्राप्त है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या शामिल है। तो धन विधेयक की परिभाषा में किसी चीज पर टैक्स लगाना, समाप्त करना या उससे विनियमन पर प्रत्यार्पण, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से धन खर्च का विवरण करना। तो ये सभी जो है भारतीय संविधान के अनुसार 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में शामिल है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा वो उपयुक्त में से सब एक से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई प्रश्न क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर ई जो है सो सही हो जाएगा। 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संसदीय समिति से। संसदीय समिति की बात करें तो लेखानुदान बना है। पहला प्रश्न है लेखानुदान बना है। ठीक है, देखिए लेखानुदान कब लाया जाता है। लेखानुदान तब लाया जाता है
जब विनियोग विधेयक संसद में पारित नहीं होती है और सरकार को किसी भी कार्य करने के लिए आकस्मिक पैसे की जरूरत होती है, तो लेखानुदान ला करके लेखानुदान पारित करा करके लोकसभा में सरकार धन की जो है सो उपलब्धता कराती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बजट के लिए। ठीक, डी ने बजट के लिए, मतलब कि बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन है, यानी कि पैसे के लिए। जब विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है, बजट नहीं आया रहता है, तो लेखानुदान ला करके सरकार जो है सो पैसे का बंटवारा करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखा अनुदान लाया जाता है। ठीक, वोट एंड अकाउंट। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। देखिए, संवैधानिक समिति है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का जो सदस्य होते हैं वो कुल सदस्य 22 होते हैं। ठीक, लोक लेखा समिति में, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है या विपक्ष का जो सदस्य होता है, जिसे अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। और ये एक परंपरा चलती आ रही है 67-68 से। ठीक, तो लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, सरकार के धन की जो जांच करती है, सरकार के जहाँ कहाँ कौन पैसे खर्च करती है, इसकी धन की जांच है वो करती है लोक लेखा समिति, और इसकी रिपोर्ट देती है लोकसभा के स्पीकर को। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 53rd से 55th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित में कौन सी संसदीय कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। ठीक है, देखिए, जितने भी अधीनस्थ, जितने भी कार्यपालिका के जो नियम और जो विनियम बनाने के लिए जो प्रत्यायोजित जो शक्ति है, वो अधीनस्थ विधान पर जो समिति होती है, यानी कि कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पर, लेजिस्लेशन जो होता है उसके आधार पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अधीनस्थ विधान पर समिति। ठीक, यह जो संसदीय समिति है, इसका कार्य होता है कि संविधान द्वारा जो भी प्रदत्त या संसद द्वारा जो भी प्रत्यायोजन के माध्यम से नियम विनियम या उपनियम या योजना या कोई अन्य वैधानिक साधन जो है सो बनाने के लिए जो है सो शक्ति जो है सो कार्यपालिका को प्रदान की जाती है। कार्यपालिका द्वारा उसे उचित रूप से प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है, इसकी वो जो है क्या करती है, जांच करती है। ठीक, ये 67 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। तो कटौती प्रस्ताव जो है, बजट जो प्रस्ताव होता है उसमें खर्च की कमी का प्रस्ताव होता है। सरकार जो है सो विनियोग विधेयक में जो है सो विनियोग विधेयक में चाहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा हो सके निकाला जा सके, ठीक है, विकास कार्यों के लिए। लेकिन विपक्ष का जो व्यक्ति होता है, जो सदस्य होता है, वो चाहता है कि किसी भी अनुचित जो मांग है सरकार की, उसे कटौती प्रस्ताव के द्वारा बजट में कमी की जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न संसदीय अधिनियम से है और इसमें प्रश्न है कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ। तो ये 1956 में हुआ, सबसे पहले 1956। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। फजल अली आयोग इसके लिए बना था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है सो आया था 1956। ठीक, उसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन हुआ सबसे पहले भाषा के आधार पर 1956 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। ठीक, क्या प्राप्त न हो सके, तो उसे यदि वैध मतों का 1/6 भाग अगर नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति अपनी जमानत खो देता है। तो इस प्रश्न में जो है आंसर कहाँ क्या दिया हुआ है,
इस प्रश्न का जो है सो उत्तर जो है सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कहीं पे भी 1/6 नहीं दिया हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था। मणिपुर जो राज्य है हमारे पूर्वोत्तर राज्य है, उसका जो गठन हुआ था 1972 में हुआ था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 आया था, जिसके तहत 21 जनवरी 1972 को 3 राज्यों का गठन किया गया था। मणिपुर, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक, तो मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था 1972 में। 65th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अथवा गलत है। पहला ऑप्शन क्या है कि जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकते हैं। बिल्कुल ये भी सही बात है। जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी, ये भी बिल्कुल सही बात है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जितनी भी बात है वो सारी की सारी बात सही है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, मानी कि गलत है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और यह जो प्रश्न है ये 68th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है। देखिए, जब क्या कहते हैं, झारखंड राज्य का जो है सो, जब झारखंड राज्य का पुनर्गठन हुआ था, बिहार का पुनर्गठन हुआ था और झारखंड राज्य को बनाया गया, तो उस समय झारखंड जो है सो भारत का 28वां राज्य था, 15 नवंबर 2000 को। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये थे आज के अंतिम प्रश्न। तो आज हमने किए कितने प्रश्न, 51 प्रश्न किए हैं आज हमने। ठीक, और आगे भी अन्य किसी अन्य जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इस सब पर हम क्वेश्चन करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।